हेलो बच्चों, राधे राधे। आज बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ने क्या किया कि चार प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। चार प्रतिरोधों के नाम भी स्पेसिफिक लिए उसने, P, Q, R, S। इन चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। चार प्रतिरोध P, Q, R, S, A, B, C और D। इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हो गए, एक AC हो गया, एक BD हो गया। व्हीटस्टोन ने इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच एक सेल और एक कुंजी K1 को जोड़ा और दूसरे विकर्ण के बीच एक धारामापी गैल्वेनोमीटर कैपिटल G और कुंजी K2 को जोड़ा। और फिर व्हीटस्टोन ने इन चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित किया कि सेल द्वारा धारा बहने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S होता है। फिर दोबारा से व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल और कुंजी, दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी और एक कुंजी को जोड़ा और फिर चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित किया कि सेल द्वारा धारा बहाने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, अर्थात धारामापी में कोई धारा न बहे। तो सेतु संतुलित कहा जाता है। सेतु संतुलित कहा जाता है तो किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। अब हमें इसको सिद्ध करना है। प्रूफ क्या है इसका? चार प्रतिरोध PQRS, एक विकर्ण के बीच एक सेल एक कुंजी, दूसरे विकर्ण के बीच एक धारामापी और एक कुंजी K2। कुंजी K1 को दबाने पर माना सेल द्वारा प्रवाहित धारा I है। अब ये I धारा बिंदु A पर दो भागों में बंट जाती है। भुजा AB में कितनी धारा मान ली हमने? I1। और भुजा AD में मान लो धारा I2 बहती है। चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति में जब सेतु संतुलित है तो इस स्थिति में भुजा BC में कितनी धारा जाएगी? जितनी धारा AB में है। तो इस भुजा BC में धारा I1 ही होगी। इसी तरह से इस भुजा में कोई धारा नहीं बहती, तो जो धारा भुजा AD में बहती है वही धारा भुजा DC में बहेगी। और ये दोनों धाराएं बिंदु C पर मिलकर पुनः I डिवाइड हुई थी I1 और I2 में, यहां दोनों प्लस होकर क्या बन जाएंगे? I।
अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम, एक पास बन गया ए बी डी ए और एक हो गया बी सी डी बी में। वन पास ए बी डी ए के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से ए से चलें, ए बी डी ए से चले, प्रतिरोध P आ गया, P में धारा कितनी है I1, दोनों का गुणनफल क्या हो गया I1 इंटू P। इस भुजा में कोई धारा नहीं बहती, कोई धारा नहीं बहती, तो धारा कितनी है इसमें 0, और 0 इंटू जी 0 ही हो गया। फिर D से A की ओर चले तो प्रतिरोध आया R2, और R2 में धारा कितनी है I2, धारा के विपरीत हो गए तो माइनस I2R इक्वल्स टू उस पास में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल, सेल कोई है नहीं इसमें, तो इक्वल टू 0, या फिर I1P माइनस I1P इक्वल्स टू I2R, ये रिलेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार वन पास बी सी डी बी में फिर किरचॉफ का नियम अप्लाई कर दो। बी से चलना शुरू किया, बी सी डी बी में I1 इंटू क्यू, धारा की दिशा में चले, कैसा रहेगा पॉजिटिव। फिर सी से डी की ओर चले, धारा के विपरीत चल रहे हैं अब, तो ये हो गया माइनस I2S, धारा के विपरीत चलने पर प्रतिरोध और संगत धारा का गुणनफल नेगेटिव लिया जाता है। फिर डी से बी की ओर चले, इसमें कोई धारा नहीं है तो इक्वल टू 0, विद्युत वाहक बल भी नहीं है कोई, तो इक्वल टू 0, या फिर I1Q इक्वल्स टू I2S, ये रिलेशन सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, भाग कर दो, I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S, I2 से I2, I1 से I1, या फिर P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S, ये सेतु के संतुलन की शर्त है। किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q बराबर होता है R बटे S। यदि यहां पर हमें P अपॉन Q पता हो या P बटे Q का अनुपात पता हो और R का मान ज्ञात हो तो S के मान की गणना कर सकते हैं। P बटे Q का अनुपात पता हो, इसलिए हम P और Q को आनुपातिक भुजाएं कहते हैं। R का मान ज्ञात हो, इसलिए R को ज्ञात भुजा कहते हैं। P बटे Q, P और Q को आनुपातिक भुजाएं, R को ज्ञात भुजा कहते हैं, तो S के मान की गणना कर सकते हैं। सेतु सुग्राही कब होगा, इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कब होती है, जब चारों प्रतिरोधों के मान एक ही ऑर्डर के हों। P, Q, R, S के मान यदि सेम ऑर्डर के हैं तो ये सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। ये सेतु के सुग्राही होने की शर्त है कि प्रतिरोधों के मान लगभग बराबर होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। यदि हम सेल और गैल्वेनोमीटर इन दोनों की स्थिति बदल दें तो संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या संतुलन की स्थिति पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम सेल और गैल्वेनोमीटर दोनों की स्थिति बदल दें तो सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एसी, क्योंकि ये सेल एसी के बीच जुड़ा है और ये गैल्वेनोमीटर बीडी के बीच जुड़ा है, तो एसी और बीडी को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। यदि हम गैल्वेनोमीटर और सेल दोनों का स्थान चेंज कर दें
तो सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फिर एक बार तेजी के साथ रिपीट कर देता हूं। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल, दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी को जोड़ा। चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित किया कि सेल द्वारा धारा बहाने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में किन्हीं 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए, PQRS चतुर्भुज बना लिया, एक विकर्ण के बीच सेल जोड़ा, दूसरे के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। अब कुंजी K1 को दबाने पर माना सेल द्वारा प्रवाहित धारा I है। यह धारा I बिंदु A पर 2 भागों में बंट जाती है। भाग I1 भुजा AB में प्रवाहित होता है और भाग I2 भुजा AD में प्रवाहित होता है। चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार समायोजित किया गया कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, अर्थात भुजा BD में कोई धारा नहीं बहती। इस दशा में B और D के विभव भी समान होते हैं, इनके बीच कोई विभवांतर नहीं होता। जब इस भुजा में कोई धारा नहीं बहती तो जो धारा भुजा AB में बहती है वही धारा भुजा BC में होगी। जो धारा भुजा AD में प्रवाहित होती है वही धारा I2 भुजा DC में बहेगी। और ये दोनों धाराएं I1 I2 बिंदु C पर मिलती हैं और C पर I1 प्लस I2 अर्थात I। 2 बंद पास हो गए इसमें, ABDA और BCDB। किरचॉफ का नियम अप्लाई कर दें। पहले पास ABDA के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से A से चले B की ओर, प्रतिरोध P आ गया, धारा कितनी है इसमें I1, गुणनफल क्या हो गया I1 इंटू P, कैसा होगा पॉजिटिव। फिर B से D की ओर कोई धारा नहीं बहती, फिर D से A की ओर R में धारा कितनी बहती है I2। धारा के विपरीत चले तो माइनस I2R इक्वल टू 0, क्योंकि कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। फिर दूसरे पास में BCDB में Q में धारा कितनी है I1, कितना हो गया गुणनफल I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, क्योंकि धारा के विपरीत हैं, इक्वल टू 0, या फिर I1Q इक्वल्स टू I2S। ये रिलेशन फर्स्ट हो गया, रिलेशन सेकंड हो गया। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लिया, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, इक्वल टू P/Q इक्वल्स टू R/S। यदि हमें P/Q अर्थात P और Q का अनुपात पता हो, R का मान ज्ञात हो, तो S के मान की गणना कर सकते हैं। इसलिए P और Q को आनुपातिक भुजाएं कहते हैं, R को ज्ञात भुजा कहते हैं और S को अज्ञात भुजा। उस चालक तार को कहां जोड़ते हैं D और C के बीच हमेशा। जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे सदैव D और C के बीच जोड़ा जाता है। सुग्राह्यता कब सबसे ज्यादा होती है, सेतु कब सुग्राही होता है, जब चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के हों, एक ही कोटि के हों, तब सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अपने दिमाग में डाल लो ये बिल्कुल, जहां कहीं ऐसी डिजाइन आपको नजर आए तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे नाम दे दिया C, इसे नाम दे दिया D, तो ये C और ये D। A और C के बीच कितने ओम का प्रतिरोध है
3 ओम का है। अब C और D के बीच कितना है, ये 8 ओम का है। D और B के बीच कितना है, ये 6 ओम का है। D और B ये 6 ओम का है। और C और B के बीच कितना है, C और B के बीच ये भी 6 ओम का है। A और D के बीच कितना है, A और D के बीच ये भी 3 ओम। अभी तुमने पढ़ा ये P, ये Q, ये R और ये S। अनुपात देखो यहां पे इनका कितना है, P अपॉन Q बराबर 3/6 हो गया, तो बराबर 1/2। R/S निकालो यहां पे, R/S यानी 3/6, तो 3/6 बराबर 1/2। दोनों अनुपात कैसे हैं, P/Q बराबर है R/S। और जब ये शर्त फॉलो होती है संतुलित, तो सेतु संतुलित कहा जाता है। तो सेतु कैसा है, संतुलित है, अतः सेतु संतुलित है। P/Q 3/6 बराबर 3/6, सेतु संतुलित है। P अपॉन Q बराबर है R/S। और जब सेतु संतुलित होता है तो इस भुजा में कोई धारा नहीं बहती, भुजा CD में कोई धारा नहीं बहती। और जब भुजा CD में कोई धारा नहीं बहेगी तो ये 8 ओम का प्रतिरोध कैसा होगा, प्रभावहीन होगा। अतः 8 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा। कोई धारा नहीं है CD में, प्रभावहीन है, छोड़ दो इसे। ये मान लो यहां पे है ही नहीं बिल्कुल, और जब ये यहां पे है ही नहीं बिल्कुल तो ये 3 और 6 कैसे में आ गए, श्रेणी क्रम में। और ये 3 और 6 भी कैसे में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में 3 और 6 का तुल्य कितना हो गया, 9। इन 3 और 6 का कितना हो गया, 9। और फिर 9 और 9 कैसे में आ जाएंगे, समांतर में। अतः AC व CB के बीच लगे 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 मान लो, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 6 इक्वल्स टू 9 ओम। इसी प्रकार AD और DB में लगे प्रतिरोध कैसे क्रम में होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इनका, तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर 3 + 6, ये भी 9 ओम हो गया। अब 9 ओम तो ये और 9 ओम ये A और B के बीच कैसे में होंगे, समांतर में। अब A व B के बीच 9 ओम व 9 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R कितना होगा, समांतर में सिंपल फॉर्मूला, समांतर के लिए 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 समांतर क्रम के लिए। या फिर सबसे सिंपल याद रखने के लिए इनका एलसीएम कितना आ गया, R1 R2, तो ये हो गया R2 + R1, या फिर R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 + R2,
यदि केवल दो ही प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, यानी 9 गुणा 9 बटे 9 प्लस 9 कितना आ गया 81 अपॉन, या इसे 9 इंटू 9 अपॉन 18, इस 9 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया और 9 अपॉन 2 4.5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 4.5 ओम होगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 4.5 ओम होगा।